तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। बात करते हैं पहला प्रश्न, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह पर्यावरण के दृष्टिकोण के अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। कथन दो, नए दिशा निर्देशों के तहत पौधों में जीनोम को संशोधित करने के लिए जीन संपादन तकनीक का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं को जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन गतिविधि समिति (जीईएसी) से अनुमोदन प्राप्त करने से छूट दी गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? केवल एक, ऑप्शन दो केवल दो, ऑप्शन तीन एक और दो दो दोनों, ऑप्शन चार न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन तीन, एक और दो दोनों सही हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीटीवी के आनुवंशिक रूप से संशोधन फसलों में अनुसंधान के लिए मापदंडों का आसान बनाने और फसलों के प्रोफाइल को बदलने के लिए विदेशी जीन का उपयोग करने की चुनौतियों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियम 1889 के अनुसार यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पूर्ण संयोजनों के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारत में आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग जीवों से संबंधित सभी गतिविधियों को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित खतरनाक सूक्ष्म जीवों (जीई) जीवों के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम 1889 के अनुसार विनियमित किया जाता है। नए दिशा निर्देशों के तहत पौधों के जीनोम को संशोधित करने के लिए जीन संपादन तकनीक का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं को जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन से अनुमोदन प्राप्त करने से छूट दी गई है। दिशा निर्देश जीनोम संपादित पौधों की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित करते हैं और उपयुक्त श्रेणियों के लिए नियामक आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं और इन फसलों के विकास के संदर्भ में डेटा आवश्यक पर नियामक ढांचा और वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दिशा निर्देश भारत में पौधों के लिए जीई प्रौद्योगिकियों के विकास और सतत उपयोग के लिए रोड मैप प्रदान करते हैं। सूक्ष्म सुरक्षा चिंता को दिशा निर्देश करते हुए पौधों में जीई की शुरुआत करते हुए अपनाए जाने वाले नियामक मार्गों का वर्णन करते हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन बीजों को विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं को जिन सभी आवश्यकताओं को पालन करना चाहिए वे जीन संपादित बीजों पर लागू होती हैं, सिवाय उन खंडों को छोड़कर जिन्हें जीईएसी से अनुमति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन तीन, एक, दो और दोनों सही हैं। तो अगला प्रश्न, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह भारत प्रशांत क्षेत्र में व्यापार साझेदारी के लिए अमेरिका की एक पहल है। दो, भारत हाल ही में ढांचे में शामिल हुआ है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है या है? कथन केवल एक, कथन दो केवल ऑप्शन दो केवल दो, ऑप्शन तीन एक और दो दोनों, ऑप्शन चार न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन एक, केवल एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन के टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अनावरण में भाग लेंगे, जो इस क्षेत्र में व्यापार साझेदारी के लिए एक अमेरिकी पहल है। कार्यक्रम में पीएम मोदी की उपस्थिति इंडो पैसिफिक में क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच आर्थिक संबंध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अधिकारी आईपीईएफ को 15 देशों की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी और 17 देशों के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के काउंटर के रूप में पेश करने से हिचकिचा रहे हैं, जिसका चीन सदस्य है। आईपीईएफ में बहुत व्यापक सदस्यता होगी और कार्यक्रम डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वच्छ जल संक्रमण, बुनियादी ढांचे और लचीला आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने के लिए श्रमिकों को केंद्र में रखने के लिए डिजाइन किया गया था। भारत में रूपरेखा में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन अमेरिकी योजना की रूपरेखा को समझने के लिए उत्सुक है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन एक, केवल एक सही है। अगला प्रश्न, है उन्हें कई इतिहासकारों द्वारा बंगाल
पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है। 1830 में उन्होंने मुगल साम्राज्य के राजदूत के रूप में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के बंगाल सती विनियमन 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उनकी सबसे लोकप्रिय पत्रिका संवाद कौमुदी थी। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक सुधारक के बारे में बात की गई है? ऑप्शन 1 स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 2 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 3 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 एक भारतीय सुधारक थे। उन्हें कई इतिहासकारों के द्वारा बंगाल पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है। उन्होंने सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, जाति प्रथा जैसे हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ धर्म युद्ध किया। उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति विरासत के अधिकार की मांग की। 1830 में राजा राम मोहन राय ने मुगल साम्राज्य के राजदूत के रूप में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके लॉर्ड विलियम बेंटिक के बंगाल सती विनियमन 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। ब्रह्म समाज के अग्रदूत 1817 में डेविस एयरस के सहयोग से उन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उसकी सबसे लोकप्रिय पत्रिका संवाद थी। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, भारत की सेवा के लिए उच्च पदों में शामिल करने और कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने जैसे विषय को शामिल किया गया था। उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन 3 राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, यह छोटे बच्चों में होने वाला सबसे आम नेत्र कैंसर घातक ट्यूमर है। भारत में हर साल 1500 से 2000 बच्चे इसका निदान किया जाता है। आंख में सफ़ेद रंग का प्रतिबिंब, बहंगापन, खराब दृष्टि इसके लक्षण हैं। निम्नलिखित में से कौन से इस नेत्र कैंसर का नाम है? नंबर 1 मोतियाबिंद, नंबर 2 रेटिनोब्लास्टोमा, नंबर 3 त्रियक दृष्टि, नंबर 4 मंद दृष्टि। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 रेटिनोब्लास्टोमा। विश्व रेटिनोब्लास्टोमा जागरूकता सप्ताह 15 से 21 मई तक मनाया गया है। यह एक या दो आंखों में हो सकता है और वंशागत या छिटपुट हो सकता है। यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है और साथ ही दृष्टि को दूर भी कर सकता है। यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तो वाइट रिफ्लेक्स देखकर इसका पता लगाया जाता है। भारत में हर साल 1500 से 2000 बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा का निदान किया जाता है। लक्षण है इसकी पुतली जो प्रकाश में टकराने पर लाल के बजाय सफ़ेद या पीली दिखती है। सुकेटिंग, बहंगापन के साथ या उसके बिना खराब दृष्टि, आँख लाल हो सकती है, दर्द हो सकता है। इसके उपचार केमोथेरेपी को अंतःशिरा या अंतःध्वनि में दिया जा सकता है और यह बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। यह उपचार का सबसे सामान्य तरीका है। इसका स्थानीय उपचार के साथ पालन किया जाता है चाहिए, जैसे नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा विभिन्न तौर तरीकों का उपयोग करके प्रतिबंध किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2 रेटिनोब्लास्टोमा। अगला प्रश्न, मद्रास संगीत अकादमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह 1927 में मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की एक शाखा है। 2, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माने जाने वाली संगीता कलानिधि को MMA द्वारा किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1 और 2 दोनों, 4 न तो 1 नहीं 2। तो इसका उत्तर केवल 1 सही है। संगीत अकादमी वर्ष 2020, 21 और 22 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। इतिहास 1927 मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के साथ एक संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया था। विचार विमर्श के दौरान एक संगीत अकादमी का विचार उभरा। अगले साल MMA का उद्घाटन किया गया था। इस प्रकार यह कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 की एक शाखा है। यह निम्नलिखित वार्षिक पुरस्कार प्रदान करती है। संगीत कलानिधि कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। 2005 के बाद संगीता कलानिधि को द हिंदू द्वारा स्थापित MM सुब्रलक्ष्मी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। संगीत कला आचार्य 2
वरिष्ठ संगीतकारों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कई शिष्यों को संगीत कार्यक्रम के मंच पर लाकर योगदान दिया। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है केवल ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को ध्यान से देखते हुए प्राकृतिक भाषा, कंप्यूटर दूरदर्शिता, रोबोटिक्स, नेटवर्क सुरक्षा उपयोग में से कौन एआई चिप की उपयोगिता है? 1, 1 और 2 दोनों, 2, 3 और 4, 3, 1 और 4, 4, 1, 2, 3 और 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4, 1, 2, 3 और 4। एआई चिप की उपयोगिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप को अपनाना बढ़ गया है। चिप निर्माता आर्टिफिशियल चिप उपयोगिताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन चिपों को डिजाइन कर रहे हैं, जैसे प्राकृतिक भाषा प्रसरण, कंप्यूटर दूरदर्शिता, रोबोटिक और ऑटोमेटिक, आईटी और रिटेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में नेटवर्क सुरक्षा, चैटबॉक्स और मैसेंजर, स्लैक और अन्य जैसे ऑनलाइन चैनलों की मांग में वृद्धि के कारण एनएलपी उपयोगिताओं के लिए एआई चिप का उपयोग बढ़ गया है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन 4, 1, 2, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न, पोलियो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 मई 2022 तक जंगली पोलियो वायरस केवल अफगानिस्तान पाकिस्तान में स्थानिक है। 2, भारत को 2015 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सही है? यह है केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1 और 2, 4, न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है केवल 1 सही है। 1992 के बाद देश का पहला ऐसा मामला 1 साल दक्षिणी अफ्रीका में जंगली पोलियो वायरस का दूसरा आयातित मामला है। यह साल की शुरुआत में मलावी के एक प्रकोप की सूचना मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पोलियो और पोलियोमाइलाइटिस को एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी के रूप में परिभाषित करता है, जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। 3 साल में शून्य मामलों के बाद जनवरी 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, एक उपलब्धि जैसे व्यापक रूप से सफल पोलियो अभियान द्वारा प्रेरित माना जाता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में देश में किसी भी पोलियो प्रकोप को निपटने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम विकसित की गई है। 2014 में सरकार ने भारत और अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, सीरिया, कैमरून जैसे पोलियो प्रभावित देशों के बीच यात्रा करने वाले के लिए ओरल पोलियो टीकाकरण OPV अनिवार्य कर दिया है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है केवल ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, सहकारी और प्रतिस्पर्धा संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य एक ही क्षेत्रीय संबंध साझा करते हैं। 2, राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी की सक्षम करने के लिए सहकारी संघवाद का महत्वपूर्ण उपकरण है। 3, प्रतिस्पर्धा संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? यह है ऑप्शन 1, 1 और 2, ऑप्शन 2, 2 और 3, ऑप्शन 3, 1 और 3, ऑप्शन 4, 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1, 1 और 2 सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के लोकतंत्र की भलाई के लिए सहकारी संघवाद के महत्व को समर्थन करते हुए निर्णय लिया गया है कि संघ और राज्य विधानसभाओं के पास माल और सेवा GST का कानून बनाने के लिए समान, एक साथ और अद्वितीय शक्तियाँ हैं। GST परिषद की सिफारिशों पर उन बाध्यकारी नहीं है। यह राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के राज्यों की भागीदारी को सक्षम करने के एक महत्वपूर्ण उपकरण है। संघ और राज्य संवैधानिक रूप से संविधान की अनुसूची 7 में निर्दिष्ट मामलों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य हैं। प्रतिस्पर्धा संघवाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध लंबत है और राज्य सरकारों के बीच क्षेत्रीय संबंध है। 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद प्रतिस्पर्धा संघवाद के इस विचार में भारत में महत्व किया गया है। एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में राज्यों के अनुदान, उपलब्ध संसाधन आधार और अन्य तुलनात्मक लाभ सभी प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। हालांकि बढ़ते वैश्वीकरण ने राज्यों के बीच मौजूदा असमानताओं और असंतुलन को बढ़ावा दिया है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है केवल ऑप्शन 1, 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जीवित अनाज माना जाता है जो नमी के अवशोषण के कारण भंडारण के दौरान कुछ वजन हासिल कर लेता है? 1, चावल, 2, गेहूँ, 3, सोरगम, 4, जौ। तो इसका उत्तर है 2, गेहूँ। पंजाब की राज्य खरीद एजेंसियां भंडार लाभ की छूट की मांग कर रही हैं। यह आवश्यक था क्योंकि इस वर्ष खरीदा गया अनाज सिकुड़ा हुआ और टूटा हुआ दोनों है, इसलिए अधिक वजन नहीं होता।
गेहूँ जिसे जीवित अनाज माना जाता है, भंडारण के दौरान कुछ वजन हासिल कर लेता है। इसे भंडारण लाभ के रूप में माना जाता है और यह ज़्यादातर नमी के अवशोषण के कारण होता है। नमी ज़्यादातर भ्रूणपोष द्वारा अवशोषित की जाती है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2 गेहूँ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।